हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर संघर्ष शुरू हो गया है। ये वो वक्त है जब हर साल दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि रमजान के महीने में फिलिस्तीन के लोग अपनी आज़ादी की आवाज़ बुलंद कर रहे होते हैं, जबकि इसी दौर में इजराइल अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा होता है। पिछले कुछ दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष हो रहा है, जो पुराने सभी जख्मों को कुरेदने का काम कर रहा है। मौजूदा वक्त में इजराइल और फिलिस्तीन क्यों आमने सामने है, साथ ही इन दोनों की ये जंग कितनी पुरानी है, इस पर विस्तार से जानकारी के लिए कृपया आखिर तक बने रहें। आखिर इस बार क्यों भिड़े इजराइल और फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारी और इजराइल पुलिस के बीच पिछले कई दिनों से हर रोज संघर्ष हो रहा है। जेरूशलम शहर के पुराने इलाके में ये संघर्ष हो रहा है। यहाँ यहूदी, मुस्लिम और ईसाइयों के पवित्र स्थल हैं। इस बार का ताजा संघर्ष रमजान की शुरुआत में हुआ, जब फिलिस्तीन के लोगों की ओर से प्रदर्शन शुरू किया गया और दुनिया में फिर अपनी मौजूदगी की मांग की जाने लगी। इसी प्रदर्शन को दबाने के लिए इजराइल की पुलिस ने एक्शन शुरू किया। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन की ओर से आतंकवादी संगठन हमास ने जेरूशलम और इजराइल के शहरी इलाकों में रॉकेट दागे हैं, जिसके जवाब में इजराइल ने कार्रवाई की है। लेकिन अब तक के इस संघर्ष में 2 दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई है और अभी भी ये संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव के क्या कारण हैं? भूमध्य सागर के किनारे बसे इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में इस तरह की भ्रांति है कि दोनों देशों के बीच की लड़ाई मुख्य रूप से धार्मिक है और हजारों वर्ष से चली आ रही है। हालांकि अगर दोनों देशों के इतिहास को खंगालें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये साफ होता है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जमीन और अपनी पहचान की है, जिसे कई बार धार्मिक रूप से देखा जाता रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग कई हिस्सों में सामने आती है, जो 19वीं सदी की शुरुआत में और फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद भड़कती है। दोनों ही ओर से अलग अलग दावे किए जाते हैं। पूरी कहानी समझने के लिए हर एक दावे को देखने की जरूरत है। मशहूर इतिहासकार बेनी मॉरिस ने अपनी किताब द बर्थ ऑफ द पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी प्रॉब्लम रिविजिटेड में इस लड़ाई के बारे में लिखा है। पहले विश्व युद्ध, जिसने ओटोमन साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, उसने मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर ही बदल दी, क्योंकि युद्ध के बाद लोगों में यहाँ पर राष्ट्रवाद की एक भावना पनपने लगी। तब यहाँ के लोगों ने भी दुनिया के अन्य देशों की तरह ही अपने अलग देश की मांग करना शुरू कर दिया। किताब में बताया गया है कि पहले विश्व युद्ध के बाद ये पूरा इलाका ब्रिटेन के हिस्से में आ गया, लेकिन जब यहूदियों ने अपने स्वतंत्र देश की मांग करना शुरू की, तब एक जोरों की मांग ये भी उठी कि जेरूशलम में यहूदियों के लिए एक जगह का निर्माण किया जाए, जिसे यहूदी सिर्फ अपना घर कहें। इजराइल और फिलिस्तीन की मांगों से जुड़ा एक हिस्सा 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुए संघर्ष को गिनाता है। यूं तो इजराइल और फिलिस्तीन मौजूदा वक्त में 2 अलग देश माने जाते हैं, लेकिन ये दोनों देश ही एक दूसरे का वजूद नहीं मानते हैं। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव लाकर दोनों ही देशों को अलग किया, जिसके बाद इजराइल पहली बार दुनिया के वजूद में आया। सन 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव 181 पारित किया, जिसका मूल रूप बंटवारे को लेकर था। इस प्रस्ताव के तहत ब्रिटिश राज वाले इस इलाके को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें एक अरब इलाका और दूसरा यहूदियों का इलाका माना गया। 14 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की नजर में पहली बार इजराइल देश का जन्म हुआ। इसी दिन हर साल इजराइल अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है और जश्न मनाता है। इसी दिन इजराइल की पहली अरब इजरायली लड़ाई भी शुरू हो गई। ये लड़ाई करीब 1 साल तक चली और 1949 में खत्म हुई, जिसमें इजराइल की जीत हुई थी। अंत में सिर्फ इतना ही हुआ कि करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनी लोगों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा और अंत में ब्रिटिश राज वाला ये पूरा हिस्सा 3 भागों में बट गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नाम दिया गया। इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों के बीच हुई कई जंगों में ये पहली जंग थी जिसे इजराइल ने जीता था।
साल 1948 में इजराइल के गठन के बाद से ही दोनों देशों में कटता और बढ़ गई। दोनों ही देश दुनिया में अपने वजूद को स्थापित करने में लगे रहे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन इस जंग के करीब 1.5 दशक बाद एक ऐसा मौका आया जब इजराइल और पड़ोसी देशों में भयंकर युद्ध हुआ और ये जंग 6 दिनों तक चली, लेकिन अंत में जीत इजराइल की हुई। दरअसल 1948 की जंग में अरब देशों ने इजराइल से जमीन का कुछ टुकड़ा छीन लिया था। ऐसे में इजराइल लंबे वक्त से इस ताक में था कि उसे इन देशों से बदला लेना है, जिसका मौका उसे 1966 की जंग में मिला। इस जंग में इजराइल का मुख्य मुकाबला तो सीरिया से था, लेकिन सीरिया के साथ मिस्र, जॉर्डन, इराक और लेबनान भी शामिल थे। ये जंग 6 दिनों तक चली और इजराइल ने 5 देशों को मात दी। इसी जंग के अंत में इजराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में अपना कब्जा वापस ले लिया, जिसे फिलिस्तीन अपना हिस्सा बताता आया है। लेकिन इजराइल ने इस हिस्से पर अपना कब्जा किया और यहूदियों को इस जगह बसाना शुरू कर दिया, जबकि बॉर्डर किनारे बसे फिलिस्तीनियों पर अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद और अन्य सुरक्षा एजेंसियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। इस पूरे वक्त में भी करीब 5 लाख फिलिस्तीनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा था। आखिर दोनों ओर से कौन लड़ रहा है जंग? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग दोनों ओर से ही आक्रामक अंदाज से लड़ी जा रही है। अगर एक तरफ से एक मिसाइल दागी जाती है तो दूसरी तरफ से उससे कई गुना अधिक मिसाइलें दाग कर जवाब दिया जाता है। लेकिन अगर संगठन के तौर पर जंग की बात करें तो इजराइल की ओर से हर बार की तरह मोसाद ने मोर्चा संभाला हुआ है। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है और दुनिया की सबसे खौफनाक एजेंसी के तौर पर मानी जाती है। मोसाद अगर किसी दुश्मन को चुन ले तो खात्मा कर ही देती है। मोसाद के अलावा इजराइल की अन्य सुरक्षा एजेंसियां फिलिस्तीन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और वहीं फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन का एक और संगठन जो आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है वह है लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यासिर अराफात चलाते थे। ये संगठन भी राजनीतिक और अन्य तौर तरीकों से इजराइल का विरोध करता आया है। दुनिया में फिलिस्तीन को मान्यता मिले और दुनिया इजराइल के वजूद को नकार दे, राजनीतिक तौर पर यही संगठन दुनिया से संपर्क साधता रहा है। अगर बात यरूशलेम की करें तो तमाम राजनीतिक और सैन्य लड़ाइयों से इतर सबसे मुख्य मुद्दा जो इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बीच चर्चा में रहता है वो है यरूशलेम का मुद्दा। दोनों ही देश इस स्थान को अपनी राजधानी बताते हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में अमेरिका समेत कई देशों ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी है। यरूशलेम की सबसे खास बात यह है कि ये जगह यहूदी, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लिए काफी पवित्र है। यही कारण है कि तमाम हिंसा की घटनाओं के बाद भी दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। समुद्र के किनारे बसा ये शानदार शहर पत्थरों से बना है, जिसका हर हिस्सा अपनी कहानी को दर्शाता है। ईसाई धर्म में यरूशलेम की मान्यता इसलिए खास है क्योंकि पवित्र स्पेल्कर चर्च भी यही है। मान्यता है कि ईसा मसीह को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए ईसाई धर्म में इस स्थान का बहुत महत्व है। वहीं मुस्लिमों के लिए ये जगह इसलिए पवित्र है क्योंकि यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है, साथ ही कुफ्तुल सखरा भी यहाँ मौजूद है। मान्यता है कि दुनिया में मुस्लिमों के लिए यह तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ पास में ही मौजूद एक शिला को लेकर मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद यहाँ से ही जन्नत के लिए गए थे। अब अगर यहूदियों के लिए इस स्थान की पवित्रता की बात करें तो वो इसलिए खास है क्योंकि यहाँ एक मंदिर की दीवार है। यहूदियों का मानना है कि उस दीवार के पीछे उनका पवित्र स्थान होली ऑफ होलीज है। माना जाता है कि यहूदी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, यरूशलेम की तरफ मुंह करके ही प्रार्थना करते हैं। और अंत में बात करते हैं इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। इजराइल के लोगों की जान बचाने में सबसे अहम भूमिका आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पूरी की है। चारों ओर से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद इजराइल लगातार दुश्मन मुल्कों से लोहा ले रहा है। 10 साल पहले उसने छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों और रॉकेट से बचने के लिए इजरायली डिफेंस उत्पाद निर्माता कंपनी राफेल ने इसे अमेरिकी सहयोग से तैयार किया था। कंपनी के मुताबिक ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में तैनात मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी गुणवत्ता 90% है।
ये डिफेंस सिस्टम आधुनिक युद्ध प्रणाली में खुद को साबित कर चुका है। ये बहुउद्देशीय सिस्टम प्रभावी रूप से रॉकेट, मोर्टार और तोपखाने के गोले, साथ साथ विमान, हेलीकॉप्टरों और यूएवी को बेहद कम दूरी से निशाना बना सकता है। आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इस प्रणाली में कई इक्विपमेंट एक साथ मिलकर काम करते हैं। हमला होने के बाद इसमें लगी रडार पता करती है कि किस दिशा से कौन सा और कैसा रॉकेट या मोर्टार उसकी तरफ आ रहा है। उसी दौरान वो उसकी स्पीड और रास्ते का आंकलन करके वो जानकारी कंट्रोल सेंटर के पास भेज देती है। इसके बाद कंट्रोल सेंटर इस बात की जांच करता है कि जो रॉकेट या मोर्टार दागा गया है वो रिहायशी इलाके में गिरेगा या नहीं। यदि वो प्रोटेक्टिव एरिया में गिर रहा होता है तो बगैर कोई देरी किए इंटरसेप्ट मिसाइल उसी तरफ छोड़ दी जाती है। लॉन्चर में लगी मिसाइल को कंट्रोल सेंटर या इसके अंदर लगी रडार से लगातार निर्देश मिलते रहते हैं और वो अपने निशाने का पीछा आखिर तक करती है। डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइल हमला करने आ रहे रॉकेट या लॉन्चर के करीब जाती है और फट जाती है। ऐसा करने से रॉकेट भी खत्म हो जाता है। इस एयर डिफेंस प्रणाली का मुख्य लक्ष्य मिसाइल को अधिक आबादी वाली जगहों से दूर ले जाना होता है, जिससे कि जमीनी स्तर पर कम से कम नुकसान हो। ये रक्षा प्रणाली हर मौसम में काम करने में सक्षम है और आयरन डोम से निकली एंटी मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में स्थित रॉकेट और मोर्टार को नेस्तनाबूद कर देती है। ये तकनीक किसी सुनसान जगह पर होने वाले रॉकेट हमलों को विफल नहीं करती, बल्कि इसका मुख्य लक्ष्य रिहायशी इलाकों की सुरक्षा करना होता है। आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे संघर्ष के ऊपर मेरा जो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।